नमस्कार। आज हम भारत में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी। हालत कुछ ऐसी है कि मतलब हाईली क्वालिफाइड लोग पीएचडी तक चपरासी या स्वीपर की नौकरी के लिए लाइन में हैं। हरियाणा से, पानीपत से ऐसी खबरें आई। और सबसे चौंकाने वाली बात शायद कि भारत के जो बेरोजगार हैं, उनमें 83% युवा हैं। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, एक यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट, उसके आधार पर हम इस समस्या की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि भाई बेरोजगारी क्या है, कैसे नापते हैं इसे भारत में, कौन कमा रहा है, कितना कमा रहा है, और ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, क्या वो नौकरियों के लिए तैयार कर भी रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बेरोजगारी का मतलब क्या है और भारत में ये कितने तरह की होती है? जी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO कहता है कि 15 से 74 साल का कोई भी व्यक्ति जो एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से काम ढूंढ रहा है पर मिल नहीं रहा, वो बेरोजगार है। और भारत में ना ये कई शक्लों में दिखती है। एक तो है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई मतलब? हाँ, मतलब जैसे खेती में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हैं पर कुल पैदावार उतनी ही है, तो वो अतिरिक्त लोग एक तरह से बेरोजगार ही है। फिर है मौसमी बेरोजगारी, साल के कुछ ही महीने काम मिलना, जैसे खेती के मजदूर। हाँ, समझ गए। लेकिन जो भारत में सबसे आम है वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। मतलब या तो लोगों के पास वो स्किल ही नहीं है जो बाजार मांग रहा है, अच्छा। या फिर स्किल तो है पर उन्हें अपनी योग्यता से बहुत नीचे का काम करना पड़ रहा है। और हाँ, टेक्नोलॉजी बदलने से जो नौकरियां जाती हैं वो तकनीकी बेरोजगारी। और एक नौकरी छोड़ने और दूसरी पाने के बीच का जो गैप है वो घर्षण बेरोजगारी। और एक बहुत बड़ा तबका है असंगठित क्षेत्र का। उनका तो कोई पक्का रिकॉर्ड ही नहीं होता कई बार। अच्छा, यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प पेंच है। स्रोत बताते हैं कि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 3% बेरोजगारी है। 100 में से 3 लोग। ये कैसे हो सकता है? जमीन पर तो हालात काफी अलग लगते हैं। हाँ, ये विरोधाभास दिखता है। इसकी एक बड़ी वजह है कि भारत में बेरोजगारी मापते कैसे हैं। 2 मुख्य तरीके हैं, UPSS और CWS। UPSS और CWS ये क्या है? UPSS यानी सामान्य स्थिति। इसमें अगर आपने पिछले 1 साल में सिर्फ 30 दिन भी काम किया है तो आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। सिर्फ 30 दिन? जी। और दूसरा है CWS, चालू साप्ताहिक स्थिति। इसके हिसाब से अगर सर्वे वाले हफ्ते में आपने सिर्फ 1 घंटा भी काम किया है, 1 घंटा बस? हाँ, सिर्फ 1 घंटा, तो भी आप बेरोजगार नहीं हैं। तो जाहिर है इन परिभाषाओं से जो आंकड़े निकलेंगे वो शायद जमीनी हकीकत से काफी कम लगेंगे। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर असल में जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन है और कमा कितना रहे हैं? क्या स्थिति उनकी? हाँ, आंकड़े देखें तो करीब 58% लोग तो स्वरोजगार में हैं। मतलब अपना काम करने वाले किसान, छोटे दुकानदार वगैरह। अच्छा, सबसे बड़ा हिस्सा यही है? जी। और इनकी औसत कमाई महीने की करीब 13,279 रुपए। फिर आते हैं वेतनभोगी, सैलरी वाले लोग। जी। ये करीब 22% है। इनकी औसत कमाई थोड़ी बेहतर है, लगभग 20,702 रुपए महीना। और हाँ, ये हफ्ते में सबसे ज्यादा घंटे काम करते हैं। अच्छा, और बाकी बचे करीब 20%, वो दिहाड़ी मजदूर हैं जिनकी औसत कमाई महीने में लगभग 11,500 रुपए के आसपास है। और इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 22% ही ऐसे हैं जो महीने का 17,000 रुपए से ज्यादा कमा पा रहे हैं। सिर्फ 22%? मतलब ज्यादातर लोगों की कमाई काफी कम है। बिल्कुल। एक बात जो हमेशा सुनते आए हैं कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। जी। पर अभी आपने संरचनात्मक बेरोजगारी की बात की, स्किल गैप की, तो क्या ये कहावत अब बदल रही है? आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है आज के समय में। और आंकड़े जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हैं 2023-24 के, वो तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। उनके मुताबिक जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े हैं, मान लीजिए 5वीं 8वीं पास, उनमें रोजगार दर ज्यादा है। ज्यादा है? किससे? ग्रेजुएट्स से। बिना पढ़े लिखों में ये दर 59.6% है, जबकि ग्रेजुएट्स में 57.5%। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। जी। तो सवाल उठता है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली वाकई रोजगार के लिए जरूरी स्किल दे रही है? स्रोत बताते हैं कि 50% से ज्यादा ग्रेजुएट में स्किल गैप है। शायद इसलिए वो बेरोजगार है। 50%? बाप रे। अच्छा, तो इस स्थिति में सरकार क्या कर रही है?
योजनाओं की बात होती है, आत्मनिर्भर भारत, मुद्रा, मनरेगा, कहा जाता है कि करोड़ों रोजगार दिए गए। स्रोत क्या कहते हैं इस पे? हाँ, स्रोत इन योजनाओं का जिक्र करते हैं। जैसे मनरेगा ने खासकर 2008 की मंदी के समय गांव में लोगों की खरीदने की ताकत बनाए रखने में मदद की थी। ये तो है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी आंकड़े ही हैं जो बताते हैं कि 2014 से 22 के बीच 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। 22 करोड़? हाँ, और नौकरी मिली कितनों को? सिर्फ 7.22 लाख को, यानी 0.3% से भी कम। और ये तब है जब हम जानते हैं कि अकेले टीचर और पुलिस में ही करीब 12-13 लाख पद खाली पड़े हैं। तो मतलब योजनाओं और असल नौकरियों के बीच एक बड़ा गैप दिख रहा है। आजकल एक और चीज की बहुत चर्चा है, गिग इकोनॉमी। ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो वाले काम, क्या ये कोई समाधान है? गिग इकोनॉमी मतलब ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट वाले काम, ये बढ़ तो बहुत तेजी से रही है। अनुमान है कि 2029-30 तक शायद 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें होंगे। इसमें लचीलापन है, मतलब अपने हिसाब से काम करने की थोड़ी आजादी, लेकिन दिक्कतें भी कम नहीं। क्या दिक्कतें? एक तो कमाई, औसत कमाई लगभग 15,000 महीना ही है। फिर कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, पीएफ बीमा कुछ नहीं, जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं, और कानूनी सुरक्षा भी नहीं है ज्यादातर राज्यों में। राजस्थान ने शायद कुछ कदम उठाए हैं, पर बाकी जगह स्थिति साफ नहीं है। तो मतलब ये एक तरह का अनिश्चित रोजगार है। हाँ, कह सकते हैं। बिना मजबूत नियमों और वर्कर्स के अधिकारों की सुरक्षा के ये शोषण का जरिया भी बन सकती है। तो कुल मिला के ये तस्वीर तो काफी जटिल लग रही है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? स्रोत कुछ समाधान सुझाते हैं? जी, स्रोत कुछ दिशाओं की ओर इशारा करते हैं। सबसे जरूरी है स्किल गैप को भरना। शिक्षा को ऐसा बनाना होगा जो वाकई रोजगार दिला सके। दूसरा, ग्रामीण रोजगार पर फोकस करना होगा, खेती और उससे जुड़े जो उद्योग हैं उन पर। तीसरा, ये जो असंगठित क्षेत्र है जहां 83% लोग काम करते हैं, उनकी स्थिति बेहतर करनी होगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। चौथा, एमएसएमई यानी छोटे और मंझोले उद्योगों को सपोर्ट करना होगा। ये पहले ही 11 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दे रहे हैं, इनमें बहुत संभावना है। और आखिर में सिर्फ बेरोजगारी भत्ता देने की बजाय लोगों को काम कैसे मिले, इसके अवसर बनाने पर जोर देना होगा। तो ये थी भारत में बेरोजगारी की एक, कह सकते हैं, गहरी झलक, जहां आंकड़े, शिक्षा, नीतियां और नई तरह की अर्थव्यवस्था सब मिलकर एक बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके मन में छोड़ सकते हैं, क्या अब हमें डिग्री से ज्यादा हुनर पर ध्यान देने की जरूरत है? मतलब व्यावहारिक कौशल, वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि ये जो हमारी इतनी बड़ी युवा आबादी है वो देश के लिए बोझ न बने, बल्कि उसकी असली ताकत बने। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।